Dear students, today we will revise economics most important topics of class 10th. हाँ तो बच्चों, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट. Different people, different goals. And this is very much clear from two things. Different persons can have different development goals, and what may be development for one may not be development for other. It may even be destructive for other. कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक गांव में डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो कुछ विलेजर्स के लिए ये डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ दूसरे विलेजर्स के लिए ये रीलोकेशन का कारण भी बन सकता है. नेक्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट. National development means thinking about fair and just path for all. Standard of living of citizens depends upon per capita income, gross domestic product, literacy rate, and availability of health facilities. So government needs to provide all these facilities for their public. Now, what public facilities that are essential is needed टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? जैसे हेल्थ केयर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी. ये सारे हर गवर्नमेंट को अपने पब्लिक को प्रोवाइड करना कंपलसरी है, एसेंशियल है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि UNDP ने पब्लिश की थी, उसमें कंपेयर किया जाता है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन and health status and per capita income of the people of that country. Next is income and other goals. People prefer to regular work. अब क्यों रेगुलर वर्क चाहिए? क्योंकि उसमें बेटर वेजेस होती हैं, बेटर इनकम होती है, डिसेंट प्राइस होती है उनके क्रॉप्स की या उनके प्रोडक्ट्स की. अब इन सब के अलावा भी और क्या गोल्स हो सकते हैं? Equal treatment, freedom, security, and respect. Now, how to compare different countries? अब different countries को या states को कैसे आप compare करेंगे? It can be compared on the basis of per capita income. Again, per capita income. Now, what is per capita income? Per capita income is calculated by dividing टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री. जितनी भी टोटल इनकम है कंट्री की, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, एंड यू कैन फाइंड द पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स it involves finding ways for continuous development without the risk of running out of resources or causing irreparable damage to environment. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आज प्रेजेंट की जो नीड्स हैं उनके साथ बिना कंप्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसकी ज़रूरतों के हिसाब से बचा के रखना. जैसे फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल वी नीड टू सेव बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स. स्कूल बस से जाएं, अपनी कार या बाइक से ना जाते हुए. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वुड इन्वॉल्व. अब क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? मोर इफ़िशेंट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्सेज. आप जब भी कोई भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या लिखा होता है अपने कि स्विच ऑफ करके जाएं जब भी इस कमरे से बाहर जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो. उसी तरह से जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जिससे कि पेट्रोल और डीजल सेव कर सकें और एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट होने से बचा सकें. एंड प्रिजर्विंग रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम. नेक्स्ट इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. अब कंपैरिजन के लिए पर कैपिटा इनकम ही सफिशिएंट नहीं होता. इसके अलावा GDP, IMR, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये सारे भी ज़रूरी होते हैं. अब लिटरेसी रेट जो है वो लिटरेट पॉपुलेशन में 7 या
उससे ज़्यादा की एज ग्रुप के लोगों को कंपेयर किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मैक्सिमम जो लाइफ स्पान है उस कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का, उसको कंपेयर किया जाता है। एंड IMR में नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 year. So these are also compared. On these basis the different countries and states are compared. Now one triangle is given here: human development, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं किसी भी कंट्री के, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। जब इन तीनों में से कोई एक भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, दैन इट इज़ नॉट अ कंप्लीट डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब एनवायरनमेंट में नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल में नर्चरिंग द कम्युनिटीज़, इकोनॉमिक में सफिशिएंट इकोनॉमी या मनी रिलेटेड थिंग्स आर कंपेयर्ड। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होता है जब ये तीनों चीज़ें होती हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नाउ इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में जो गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, दैट मीन्स दे आर फार्मर्स। फार्मर्स कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। अब इस नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में चेंज करने वाले होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, that comes in secondary sector, and all the industrial and activities comes under secondary sector. Third is tertiary sector, जिसमें ये जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ने डेवलप किया है उसके लिए सर्विसेज जनरेट करना, उन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, that is comes under tertiary sector, and tertiary sector is also known as service sector. Now, more than half of the workers in the country are working in primary sector, that means in agriculture or farming, and they produces only a quarter of GDP. Secondary or tertiary sector 5 or 6 of the production देते हैं और employment half of the people. Now, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नीति आयोग दिया। नीति आयोग ने एस्टिमेट किया क्या, 20 लाख जॉब एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट किए। एंड मनरेगा 2005 दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। पिछले 40 साल में जो प्रोडक्शन है तीनों सेक्टर्स का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज़ किया है। और उसके रीजंस हैं, किसी भी कंट्री में जो सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सभी चाहिए, नीड है। एंड जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी किसकी तरफ लीड करते हैं, they all lead to the development of services, that means transport, trade and storage. अब इनकम लेवल राइज हुआ, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जो है डिमांड करने लगे कि हम बाहर जाके खाएं, घूमें फिरें, टूर्स करें, शॉपिंग करें, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, सर्विस सेक्टर से। अब पिछले कुछ डिकेड्स से न्यू सर्विसेज जैसे कि IT, BPO, KPO, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल हो गई हैं। आप घर में बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर और एनी फूड आइटम्स और एनीथिंग यू रिक्वायर बाय व्हाट, यस, करेक्ट आंसर, आई होप यू गॉट इट। नाउ, divisions of different sectors. So they are divided in 2 ways. One is organized and unorganized sector, and other is public and private sector. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है प्रॉपर वर्क प्लेस होगा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे,
और जो वर्कर्स हैं वो रेगुलर होंगे और उनका वर्क जो है वो एश्योर होगा। बल्कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, स्कैटर्ड यूनिट्स होंगे, स्मॉल होंगे और एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं होगा। नेक्स्ट डिवीज़न इज प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर में ऑनरशिप जो होगी किसी भी एसेट की वो प्राइवेट हैंड्स में होगी, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल को, जैसे टिस्को है, RIL है या रिलायंस है। लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट की है होती है, सारे जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं वो सब गवर्नमेंट की है, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारे जो हैं सेक्टर्स वो पब्लिक सेक्टर है। नाउ जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो जो रूरल एरियाज़ में हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या शेयर क्रॉपर्स होते हैं या कसीदेकारी करने वाले आर्टिशियंस होते हैं, और अर्बन एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स होते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में भी काम कर सकते हैं वो लोग। तो आप देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो फोर्स किए जा रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करने के लिए, जहाँ पे सैलरी बहुत लो होती है और उनको प्रॉपर फेयर वेजेस नहीं मिलती हैं, अर्निंग्स उनकी लो हो जाती है और वो रेगुलर भी नहीं रहते हैं। इस तरह की जॉब्स जो हैं सिक्योर नहीं हैं और उनका कोई बेनिफिट्स नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसीलिए इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत है इनकी। अब प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफर करेगी उनको जॉब्स, प्रॉपर जॉब्स। दैट्स is the need, why it is needed to protect them and how they can be protected. So government is trying to protect them and spending and ensuring facilities to everyone and subsidy on different goods they are providing, cooking gas, fertilizers, irrigation, electricity, इन सभी में सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट और लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं प्राइमरी। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रही हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, पुअर्स को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो एसेंशियल फैसिलिटीज़ के साथ साथ जिससे कि देश पूरा डेवलप हो, इसलिए ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है। Now, the chapter Money and Credit. Money as a medium of exchange. इसमें पहले बार्टर सिस्टम होता था जिसमें एक चीज़ के एक्सचेंज में दूसरी चीज़ हम खरीद लेते थे, लेकिन इसमें डबल कोइंसिडेंस होना ज़रूरी था, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे मनी आया जिसने इंटरमीडिएट एज ए बिहेव किया फॉर एक्सचेंज ऑफ द प्रोसेस। नाउ इसमें मनी की प्लेस पे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मनी के फॉर्म में क्या आया देख सकते हैं आप, करेंसी में कॉइन्स एंड नोट्स। कॉइन्स आए पहले प्रेशियस मेटल्स के जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, एंड धीरे धीरे वो कॉइन्स अदर मेटल्स में कन्वर्ट होने लगे, जैसे कि अभी चलते हैं कॉइन्स। एंड देन कम्स नोट्स, पेपर के नोट्स बनने स्टार्ट हुए। एंड अभी डिपॉजिट्स इन बैंक, वी कैन डिपॉजिट अवर मनी इन बैंक एंड वी कैन गेट इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। हम चेक और डिमांड ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी और डिपॉजिट्स क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। नाउ डिफरेंट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या क्या आ गए, नोट्स, कॉइन्स दैट इज करेंसी एंड डिपॉजिट्स इन बैंक। अब आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही केवल इशू कर सकते हैं नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू
currency. Now, what are the terms of credit? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में लोन एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें इंटरेस्ट रेट, बोरोअर कब पे करेगा लेंडर को मनी, रीपेमेंट कब होगा, किस फॉर्म में होगा, है ना, ये इस सब कुछ उसमें होता है। और इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट एंड और ये जो सारी चीज़ें जिसमें होती हैं वो टर्म ऑफ क्रेडिट होता है एंड इट इज़ इन रिटर्न फॉर्म। नाउ बैंक जो है, बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है आपको एंड व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। अब इसमें दो तरह के क्रेडिट्स हो सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में 80% जो इंडियंस हैं जो रूरल एरियाज़ में वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना पसंद करते हैं। अर्बन हाउस होल्ड्स में 10% जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, 90% फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। अब फॉर्मल सेक्टर क्या है, जैसे डिफरेंट बैंक्स, various types of loans can be conveniently grouped as formal sector and informal. Informal में कौन कौन आते हैं, जैसे मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। वाइल फॉर्मल सोर्सेज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सुपरवाइज करता है और बाकी सारे बैंक्स भी लोन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन एक डिफरेंस है कि देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ इनफॉर्मल लैंडर्स। अब इनफॉर्मल सेक्टर्स में या इनफॉर्मल लैंडर्स जो आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके लिए कोई भी सुपरवाइज नहीं कर रहा, वो कितना भी आपसे इंटरेस्ट ले सकते हैं। सो फॉर्मल इज टेकन बाय बैंक, फ्रॉम बैंक एंड इनफॉर्मल फ्रॉम रिलेटिव्स और मनी लैंडर्स। नाउ इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, वो भी पूछे जा सकते हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स मेनली इन रूरल एरियाज। अब इसका कारण यही है कि वो फार्मर्स या गरीब लोग जो है वो बैंक से लोन ले पाएँ इजीली। एंड सेकेंडली, the use of money spans a very large part of everyday life. Support the statement and examples. Cheap and affordable credit is crucial to the country's development. Justify the statement. क्योंकि इससे कंट्री के डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डेवलप किए गए गरीबों के लिए। SHGs helps to overcome the problems of lack of collateral, especially in women, और रूरल एरियाज़ में जो पुअर वुमेन है उनको फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये आगे आए। इस रेगुलर मीटिंग्स के द्वारा वो सोशल इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, एंड उसमें भी हेल्प करते हैं। अब इसमें ग्रामीण बैंक भी आते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के? इनमें 15 से 20 मेंबर्स होना चाहिए। वो एक दूसरे से स्मॉल अमाउंट्स रेगुलरली कलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं एंड देन द मेंबर्स गिव द लोन्स और हेल्प्स द पुअर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर रिक्वायरमेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? टारगेट करते हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जो कसीदेकारी करते हैं, आर्टिशियंस होते हैं। पुअर सेक्शन को क्रेडिट देते हैं एंड पार्टिसिपेशन एनहेंस करते हैं। वुमेन की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं एंड एनहेंस द सोशल इकोनॉमिक बेसिस ऑफ विलेजेस एंड विलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं। तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? लिविंग कंडीशंस अच्छी होंगी पुअर पीपल और विलेजर्स की। मेंबर्स जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, कोई ना कोई इसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि इनको लोन दिया गया है, और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे एंड प्रमोट्स ट्रस्ट एंड म्यूचुअल हेल्प एंड एनकरेजेस रिसोर्स पूलिंग।
एंड फाइनली लीड्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, और इससे हमारे देश की डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी। इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। Globalization is the process of rapid integration और interconnection between countries। एक से ज़्यादा कंट्रीज का ट्रेंड, इंक्रीजिंग इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, कंपनीज वर्ल्ड वाइड स्केल पर। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है एडवांसमेंट के कारण जो डिफरेंट एमएनसीज कंपनी हैं उन्होंने मेजर रोल प्ले किया ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, जिससे कि गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरे जगह पे इजीली मूव हो रही हैं एंड पीपल आर गेटिंग बेटर इनकम्स एंड जॉब्स और एजुकेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ना। इसमें एमएनसीज जो हैं वो मेजर रोल प्ले करेंगे। तो एमएनसी क्या है? एमएनसी वो कंपनीज हैं जो कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन का एक नेशन से ज़्यादा नेशंस में। और वो कहाँ पे सेटअप होते हैं? उनके ऑफिसेज और फैक्ट्रीज जहाँ पर चीपर लेबर हो और रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो और इम्पोर्टेंट मार्केट्स जो हैं वो बहुत पास हों फैक्ट्रीज और ऑफिसेज के। अब जो रैपिड इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में वो मेजर फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। Technologies in the area of telecommunication, computers, and internet have been changing rapidly from day to day। अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अब जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की बात आती है, लेबर्स जहाँ पे लो कॉस्ट में मिले और स्किल्ड लेबर्स मिले, वहाँ पे एमएनसीज कंपनी सेटअप हो जाती हैं एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप के फॉर्म में या जॉइंट वेंचर में, और उस प्रोडक्शन को प्रॉपरली लोकल कंपनीज से भी ज्वाइन कर लिया जाता है या लोकल कंपनीज को खरीद लिया जाता है ना। व्हाट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ बैरियर्स लगा दिए गए थे इन्वेस्टमेंट में। फिर धीरे धीरे अलग अलग ईयर्स में जब उनके प्रॉफिट पता चले देन दे रिमूव द बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, और ये जो रिमूवल है दैट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। अब आपने देखा है या सुना है या पढ़ा है कि ट्रेडर्स काफ़ी सारे इंडिया में आए और फिर राज किए काफ़ी सालों तक। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर्स लगा दिए थे कि ट्रेडिंग इन कंडीशंस पर ही होगी। फिर धीरे धीरे जब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि ये ट्रेडिंग हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी है तो उन्होंने वो बैरियर्स धीरे धीरे हटाने शुरू किए और इसी प्रोसेस को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। नाउ production across countries. Until the middle of 20th century, production was largely organized within the countries. Countries के अंदर ही production होता था और वहीं trading और selling होती थी. But trade was the main channel connecting distant countries. So this was before MNCs emerged at the scene. As MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. सो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुए प्रोड्यूसर्स के, लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स के, एंड उसका एडवांटेज किसको गया, कंज्यूमर्स को, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज। नाउ ग्लोबलाइजेशन ने अनेबल किया कुछ लार्ज इंडियन कंपनीज को कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज बने, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम, इन सभी ने एमएनसीज में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। ग्लोबलाइजेशन ने क्रिएट किया न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट कंपनीज के लिए और उन्होंने प्रोवाइड की सर्विसेज, सो मोर एम्प्लॉयमेंट्स वो देयर, नाउ पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इन आईटी। नाउ द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन इज देयर। People with education, skills, and wealth have made the best use of new opportunities. Now, fair globalization would be created only when all
ensure that the benefits of globalization is shared in better way with all. And what are the struggle of fair globalization? Not everyone has benefited from globalization. आप देख सकते हैं कि जिनके पास एजुकेशन है, स्किल्स है या वेल्थ है, उन्होंने ही ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट लिया. तो ग्लोबलाइजेशन जो है उनका बेनिफिट सभी को बेटर वे में मिलना चाहिए. इसके लिए गवर्नमेंट ने मेजर रोल प्ले करेगी, जिससे कि ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे कि उसमें बेनिफिट्स केवल रिच और पावरफुल को ना मिले बल्कि सभी को इक्वली मिले. सो गवर्नमेंट कैन एंश्योर द लेबर लॉज are properly implemented and the workers get their rights. It can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. And if necessary, the government can use trade and investment barriers also. And it can negotiate at the WTO for fairer rules. Now, what is WTO? World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है whose aim is to liberalize international trade. Though WTO is supposed to allow a free trade for all, in practice, it is seemed that the developed countries have unfairly retained trade barriers. Now, there are some questions that can be asked. In recent years, our markets have been transformed. Explain with example. Next is, how has globalization attracted the life of Indians? Explain with example. Globalization is a multi-dimensional concept. Examine the statement. So that's all. Now, after revising all the chapters, मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताना चाहूँगी, जिनको आप नोट कर लीजिए एंड रिवाइज देम प्रॉपरली. फर्स्ट इज, money in your pocket may not buy all goods and services you need to live well. I'll indicate. Second question, how is the issue of sustainability important for development? Explain. Conflicting goals can be development goals. Elaborate. Why is it necessary that banks and cooperatives increase their lending in rural areas? What are the various sources of credit in rural areas? Which one is most dominant? Average income is an important criteria for development. Justify. How can the informal sector loans be made beneficial for poor farmers and workers? Suggest measures. How are deposits with banks beneficial for an individual as well for nation? Explain with examples. Explain the interdependence of all three sectors, giving examples. Contrasting income versus HDI. Compare Kerala and Haryana using HDI. Measures to be taken by India in improving HDI. Role of credit in economy. Role of MNCs, and what is liberalization. That's all. Now, remember some key points while preparing for economics of class 10th. Focus on high weightage chapters like sectors of economy and money and credit. इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट्स काफ़ी बार पूछा गया है. यूज़ ऑफिशियली सैम्पल पेपर्स. जो CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसको समझें और उसी पैटर्न के, उसी मार्किंग स्कीम के सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करें. नाउ क्रिएट कंसेप्ट मैप्स एंड टाइमलाइंस. कंसेप्ट मैप्स क्रिएट करें. विजुअल टूल्स जैसे कंसेप्ट मैप्स है और उसमें क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी. Avoid avoidable losses. Ensure that answers are not off tracking. लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने, अनफोकस्ड आंसर्स नहीं लिखने, बल्कि कॉन्साइज और पॉइंट वाइज रिस्पॉन्स देने हैं. ऑल द बेस्ट. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.